चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस द स्टेटमेंट सच एज मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी घटना जो है या इवेंट है, कोई भी घटना जो है या इवेंट है वो कितनी होने के चांसेस है। चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गोज अप। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली, चांस, डाउट शो अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब कि कोई भी घटना जिसकी हमें श्योरिटी नहीं होती है उस इवेंट को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे सम टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। पहला आता है एक्सपेरिमेंट। An operation which can produce some well-defined outcomes is called the experiment. अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है उसमें जो आउटकम्स निकलेंगे, सारे आउटकम्स जो हम लेते हैं वो कहलाएंगे एक्सपेरिमेंट। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक, फिर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी हम क्वेश्चंस में, जैसे हमने कह दिया कि हमने एक सिक्के को उछाला। अब सिक्के को जब हम टॉस करते हैं तो सिक्के को कॉइन को टॉस करने पर ये श्योरिटी नहीं होती है कि हेड आएगा कि ट्रेल आएगा। ठीक है, कि हेड आएगा कि ट्रेल आएगा। तो हेड और टेल क्या हो जाएंगे, दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट हो देंगे, श्योरिटी नहीं है। ट्रायल, बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग आ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो बार बार हम ट्रायल करते हैं, जैसे सिक्के को एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, तो वो ट्रायल कहलाता है। उस ट्रायल में कितनी बार क्या एक्सपेरिमेंट आते हैं, 2 बार हेड आता है, 3 बार हेड आता है, 1 बार हेड आता है, 3 बार टेल आते हैं, ये हमको इसमें कंफर्म करना होगा। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, सपोज वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर कितने हो गए ट्रायल्स के, n। द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग द इवेंट E is defined as, this is the formula, PE is equal to number of trial in which the event happened, total number of trials। यानी कि अगर हमने नंबर ऑफ ट्रायल ले लिए, नंबर ऑफ ट्रायल हमने ले लिए जो भी इवेंट हैपन हो रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इफ़ वी टॉस अ कॉइन देन वी गेट आइदर अ हेड और अ टेल। इन टॉसिंग अ कॉइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। तो एक कॉइन को टॉस करने पर केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको हम पहले समझ लेंगे जिससे हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। और भी क्वेश्चंस, जैसे 3 कॉइन टॉस्ड 150 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया गया और 150 टाइम्स। अब देखिए 3 टेल आते हैं, अपीयर्स 24 टाइम्स। 2 टेल अपीयर होते हैं आपको 45 टाइम्स। 1 टेल अपीयर होता है 72 टाइम्स। कोई टेल नहीं आता है 9 टाइम्स। तो इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे, P गेटिंग 3 टेल
अगर हमने लिखा P गेटिंग 3 टेल, P इवन, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इवन, ये इवेंट इवन हो गया, E1 हो गया। तो 24 कितनी बार आ रहा था, टेल आया मेरे पास 24 टाइम्स, तो 24 अपॉन 150, जो टोटल आउटकम्स हैं वो 150 हैं हमारे पास, तो टोटल आउटकम्स हैं 150 हैं, उनसे हमने डिवाइड कर दिया तो 0.16, यानी कि हमारे जो 150 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जा रहा था, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.16, 3 बार टेल आने की। अब 2 बार टेल आने की, PE2 45 अपॉन 150, ये कितना आ जाएगा 0.30, ये आने के चांसेस हो गए, ये चांसेस हैं, ठीक है। अब P1 टेल आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 72 अपॉन 150, तो ये आ जाएगा 0.48, ओके। अब ज़ीरो टेल का मतलब हमारे पास कोई टेल नहीं आ रहा, तो 9 अपॉन 150 आ जाएगा 0.06, ठीक है। तो ये तरीका होगा हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं हैं। प्रोबेबिलिटी का मेन मकसद होता है कि जो भी इवेंट हम कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 टेल इतने 0.16 टाइम्स, यानी कि इतने टाइम्स आया, फिर 2 टेल, 1 टेल, 0 टेल, इतने टाइम्स आया, यानी कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल कर सामने आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग, जैसे ये कोई चार्ट बना हो, अब चार्ट पे डिपेंड कैसे लिखे जाएंगे, देखो 1 2, इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास जो आउटकम्स हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाइस को क्या किया गया है, डाइस मतलब यहाँ पर आता है, जैसे हम लोग लूडो वाला जो पासा होता है उसे हम डाइस भी बोलते हैं, ठीक है। उस डाइस में 1 आया इतनी बार, फ्रीक्वेंसी है ये, 2 आया इतनी बार, 3 4 5 6, इतने टाइम्स आ चुका है। तो अब इसमें P गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 54, और इन सब का एडिशन आ रहा है 300, टोटल इसको हम लिखेंगे तो ये 300 लिखा जाएगा। तो 300 अपॉन में रहेगा कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ आउटकम्स हैं, तो गेटिंग 3 को लाने के लिए हमारे पास इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाएगा और आ जाएगा 0.18। तो आपने देखा जो 3 वाला डाइस का 3 वाला पार्ट है वो 54 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह 6 जो आएगा वो 33 टाइम्स आ रहा है, तो 0.11 आ जाएगा। 5 जो है वो 39 टाइम्स आ रहा है, वो आ जाएगा आंसर 0.10। फिर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 60 टाइम्स आ रहा है 1, 300 से डिवाइड करेंगे 0.2, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स निकल के आएंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस तरीके से आ जाता है कि अगर, ठीक है, तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, द टेबल गिवन बिलो शो द मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। मार्क्स दे रखे हैं, ये क्लास इंटरवल में दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखे हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दीज स्टूडेंट 1 इज़ चूजन एट रैंडम, what is probability that his marks lie in the interval 21 to 30, ठीक है। 21 से 30 के बीच में क्या इंटरवल है, क्या उसके मार्क्स हैं, ये बता। तो देखेंगे कि इसमें केवल हमें 21 से 30 के बीच में वैल्यू लेनी है, तो 21 से 30 के बीच में गेटिंग द वैल्यू ऑफ 21 to 30 6/30, सीधे और कोई नहीं लेना, इसलिए हमने बता रहे हैं क्योंकि आपको सारी वैल्यूज़ नहीं लेनी है, जिसके बारे में कहा जाएगा वही वैल्यू आपको लेकर और डिवाइड कर लेना है। तो ये तो इसका सिंपल सा आंसर निकल आया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और टफ वाला क्वेश्चन, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है, फॉलोइंग आर द एजेस इन ईयर ऑफ द 360 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। तो ये जो दे रखा है आपको, एज दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40,
40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं 90, 50, 60, 80, 50 एंड 30। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द एज इज़ 30 ईयर और मोर बट लेस देन 40 ईयर्स, 50 ईयर और मोर बट लेस देन 70 ईयर, लेस देन 10 ईयर, 10 ईयर और मोर। ये 4 पार्ट आपको इसमें समझाने हैं। तो ये चारों पार्ट आपको कैसे बताने हैं ये देखिए इसमें। हाँ, तो देखेंगे ये एजेस दे रखे थे और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी पेशेंट के नंबर्स दे रखे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे पी सेलेक्टेड पेशेंट 30 ईयर और मोर बट लेस देन 40। तो 30 और 40 के बीच में 60 आ रहा है, तो 30 और 40 के बीच में ग्रेटर देन 30 ईयर, तो 30 साल से ऊपर, और लेकिन 40 साल से नीचे कितने लोग हुए 60, डिवाइड कर लिया 1/6 आ गया। फिर सेकंड आता है सेलेक्ट द पेशेंट 50 ईयर और मोर बट लेस देन 60। तो अब हम 50 तक तो ये ले लेंगे और 30 ये ले लेंगे क्योंकि ये 70 से बिलो है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट पेशेंट लेस देन 10 ईयर, तो लेस देन 10 ईयर का मतलब इससे नीचे, यानी 0 से 10 अगर मेरे पास दिया होता तो हम लेते, लेकिन 0 से 10 दिया ही नहीं हुए तो हम लोग 0 ले लेंगे। तो 0 जैसे ही लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। सेलेक्ट द पेशेंट 10 ईयर और मोर, अब 10 साल से ऊपर के लेने हैं तो 10 ईयर्स और मोर यानी 10 ईयर से ज़्यादा और मोर यानी सारे ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ तक क्वेश्चन करने का तरीका सबको क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इससे ज़्यादा इसमें आपके कोर्स में क्वेश्चंस हैं ही नहीं।